विज्ञान के नाम एक बार फिर से मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं इस महामंच पर जो हमारे महानुभव अनिल कुमार त्रिपाठी जी ने तैयार किया है और जिसका नाम है भारतीय विज्ञान संचारकों का समूह, इंडियन साइंस कम्युनिकेटर्स ग्रुप। इस प्लेटफॉर्म से आप सबको आवाहन करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है अनिल त्रिपाठी जी के द्वारा कि पहले आप अपना परिचय रखें और फिर चर्चा में हिस्सेदारी करें, अपनी राय साझा करें। तो मैं आप सब को नमन वंदन करते हुए बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अंजन बनिक है। मैं सुदूर प्रांत त्रिपुरा की शहर अगरतला से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, विज्ञान शिक्षक, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और पेशन से मैं साइंस कम्युनिकेटर हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि देश भर की साइंस कम्युनिकेटर्स जितने भी है उन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है और इसी वजह से मैं आज इस मंच पर हूँ। साइंस कम्युनिकेटरों में मेरे गुरु रह चुके पूर्व निर्देशक NCSTC और निस्केआर मनोज पटारिया जी, डॉक्टर मनोज पटारिया जी और अनिल कुमार त्रिपाठी जी जैसे व्यक्तित्व महानुभावों का मुझे साथ मिला, मार्गदर्शन मिला। और इस मार्गदर्शन से होते हुए ही मुझे 2022 की कामकाज के लिए विगत 26 साल की साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए बच्चों को स्पेशली साइंस एजुकेशन और वैज्ञानिक बनने की जो चाहत है उनको, उसको और भी प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मुझे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की इस महोत्सव पर विज्ञान भवन में माननीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार की प्रधानमंत्री का दफ्तर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा हमारे माननीय यूनियन सेक्रेटरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर C चंद्रशेखर और former principal scientific advisor to the government of India प्रोफेसर K विजय राघवन जी और इन सर्विस प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर A.K. सूद के उपस्थिति में ये सम्मान मुझे मिला, नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 2022 and conferred on 28 February 2023। तो ये छोटी सी मेरी बारे में धारणाएं मैं देते हुए आज इस अवसर पर आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जब हम एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने जा रहे हैं कि जब भारत एक मुकाम हासिल करने जा रहा है, अगले 23 अगस्त को भारत चांद पर अपना छाप छोड़ने वाला है। हमने जो रॉकेट चंद्रयान 3 भेजा है और उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है विक्रम और प्रज्ञान जो रोवर है,
जो चांद की मिट्टी पर चलेगा, दौड़ेगा और वहां पे भारत की नेशनल एम्ब्लेम अशोक स्तंभ की छाप और साथ में ही इसरो की छाप उस मिट्टी पर छोड़ेगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बताया जाता है कि उस जगह पे जहां पे ये उतरेगा, वो जगह हम और हमारे पूर्वज कभी देख ही नहीं पाए। उस गोलार्ध में कभी सूरज का रोशनी उतना नहीं जाता कि उस जगह पर हम देख पाए, और उस जगह को मून और अर्थ की रिवॉल्व पैटर्न के हिसाब से उस जगह को देखने की मौका मिला ही नहीं देश को, देशवासी को और पृथ्वीवासी को भी। तो इस मुहिम पर पहुंचने से जो कड़ी हमने देखी, इसकी एक मायने है, और साइंस कम्युनिकेशन की क्षेत्र में भी इसकी बहुत मायने है। क्योंकि आज जिस दौर पे हम गुजर रहे हैं, जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं भारत और भारतीय की हिसाब से, राष्ट्र भावना के हिसाब से, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम अगर देखे पीछे जाए तो देश आज से लगभग 76 इयर्स पहले 1947 में कि 14 अगस्त मिडनाइट को इसका पुनर्जन्म हुआ था। जो भारत बीत गया था, वो एक नए आकार में, नई दिशा उसको मिला। हम अगर बात करें तो रात 12 बजे देश स्वाधीन भारत की जो बैठक संसद भवन में हुआ था, उसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री, जिसको भारत की को नवनिर्माण की ओर लेने का जिम्मेदारी ब्रिटिश इंडिया से मिला था, उन्होंने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश में एक क्रांति आई। एक एक करके हमारे वैज्ञानिक बहुत सारे काम करने लगे। जब भारत स्वाधीन हुआ, तब बहुत लोगों को धारणाएं भी नहीं थी कि देश आजाद भारत आगे बढ़ पाएगा। हम अगर बात करें तो उस समय की हमारी देश की इस तरह से बांट दिया गया था। एक तरफ पाकिस्तान था, और वो भी दो हिस्सों में, हमारे दो तरफ से पोलर रीजन पे ये था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और साथ में ही आज जिस भारत को हम देख रहे हैं, भारत उस वक्त ब्रिटिश इंडिया उस हिसाब से नहीं था। 550 से ज्यादा राजा राजवाड़े भी उसमें थे। अखंड भारत जो आज हम देखते हैं, उस वक्त ये अखंड भारत नहीं था। आज की भारत पूरी तरह आजाद भारत की एक नई मात्रा था। उस वक्त देश को स्वाधीनता मिला, लेकिन बहुत लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया, और ये दुर्भी संधि भी थी
कि भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये देश आगे नहीं चल पाएगा। इंडियन आर्मी के लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे जनरल क्लाउड आउचिंगक्लेक। इन्होंने ऑफिशियली भारत की आजादी के बाद कहा कि भारत आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी के बीच कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये उनका मानना था। उन्होंने एक लेख में भी लिखा, द पंजाबी इज एज डिफरेंट फ्रॉम ए मद्रासी एज ए स्कॉट इज फ्रॉम एन इटालियन। द ब्रिटिश ट्राइड टू कंसोलिडेट इट बट achieved nothing permanently. No one can make a nation out of a continent of many nations, and India cannot survive. ये एक लेख में उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन वहां से उभर कर आज भारत न केवल अपने आप को सशक्त के हिसाब से G20 की प्रेसिडेंसी में काम कर रहा है, भारत चांद में भी अपनी छवि तैयार करने में लगा हुआ है। और अब तक चंद्रयान मिशन के द्वारा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 से उन्होंने सक्सेस भी किया हुआ है। चंद्रयान 3 भी आज तक सक्सेस है। आज जब और 10 डेज बाकी है काउंटडाउन के हिसाब से, चांद पर उतरने के हिसाब से, चांद को छूने के हिसाब से, भारत चांद की धरती से सिर्फ 174 किलोमीटर एज पर द करंट लाइव ट्रैकर दूर है, सिर्फ 174 किलोमीटर। भारत को आज हम जिस रूप में देखते हैं, इस रूप में भारत को बिरोने का और इतने सारे प्रदेश को एक साथ हम जो देखते हैं उसको एक साथ मिलाने का काम जिन्होंने किया वो है हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने 550 राज्य राजवाड़ियों को एक साथ बिरोकर इस अखंड भारत का निर्माण किया। और भारत को आज का जो बुनियादी ढांचा हम देखते हैं, जो चेहरा हम देखते हैं, समुंदर से लेके हिमालय तक, वो उन्होंने ही तैयार किया। और लास्ट में सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर को भी देश के साथ शामिल करने का जो क्रेडिट है वो उनको ही जाता है। एक तरफ से हम देखें तो हमारे पीछे स्क्रीन पर जो आप त्रिपुरा की रॉयल पैलेस देख रहे हैं, जो आज ट्रांसफॉर्म किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ा म्यूजियम के तौर पे, उज्जैन रॉयल पैलेस। इस त्रिपुरा स्टेट भी इंडिपेंडेंट राजा राजवाड़ों का था, तब माणिक्य डायनेस्टी इसको रूल करते थे। और उन्होंने भी उस दौरान एक क्रिटिकल सिचुएशन में, जबकि यहाँ के राजा का देहांत हो गया था, वीर विक्रम माणिक्य बहादुर, और उनके बेटे किरीट विक्रम माणिक्य बहादुर युवराज जो थे वो बहुत ही माइनर थे, 8 9 10 साल के होंगे तब के टाइम पे। तो वो रीजेंट महारानी कांचन प्रभा देवी जी उनके नाम पे शासन करती थी। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन था जब एक तरफ से ब्रिटिश भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था और दूसरी तरफ से त्रिपुरा के नज़दीक ही ईस्ट पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान की एक नेशन बनने जा रहा था,
जिसमें ये एग्रेशन की भावनाएं बहुत ज़्यादा था कि आसपास की राज्यों को, राजा राजवाड़ों को उसके साथ मिलाया जाए। तो उस दिक्कत को देखते हुए, खतरे को नापते हुए सूझबूझ से महारानी ने त्रिपुरा को भी भारत में शामिल किया। तो इस तरीके से हम जब बढ़ रहे थे तो साइंस में डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था, और देश की पहली चुनाव जो हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि तब तक 1950 की 26 जनवरी को हमारा संविधान हमको मिल गया था। उसको अंबेडकर जी ने अब सारे देश दुनिया के सामने एक पैमाने के हिसाब से रखा, और भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हिसाब से सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को ने सम्मान से इसको स्वीकार किया, जिसके बुनियाद पर पहली बार 1951 देश को नया ढांचा मिला इलेक्शन का। इस इलेक्शन में भी वैज्ञानिक लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उस इलेक्शन पहली बार जो इलेक्शन हो रहा था उसमें इंडिबल इंक की बहुत ज़रूरत था। पहचान के लिए ये बहुत ज़रूरी था। मैसूर के लैब में इसको बनाया गया, और ऐसे बनाया गया, ऐसे टेक्निक यूज़ करके इस ऐसे केमिकल का विकास किया गया, जो कि आप देखेंगे शायद हम जब वोटिंग करते हैं देश की गणतंत्र की धरोहर को चुनने के लिए, तो हमारी फर्स्ट फिंगर पे वो इंक लगाया जाता है, वो आसानी से मिटता नहीं है। तो इस तरीके से एक इंक जो बनाना था, इसमें भारत के वैज्ञानिक योगदान रहा, और ये मैसूर की लैब में बनकर सबके सामने आया। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज भी देश विदेश की वैज्ञानिक इसको ले जाते हैं, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है मैसूर से। और जितनी भी रिपब्लिक कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जहाँ पे भी इलेक्शन की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम टाइम वहाँ पे ये इंक यूज़ करने के लिए भारत से ही लाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल है, हमारी एक गर्व की एक मुकाम है कि हम इस तरह से एक चीज़ बना पाए कि देश और दुनिया भर को जितने भी जगह पे इलेक्शन है वहाँ पे भारत की ये स्याही यूज़ होती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1955 के करीब में, जब भारत तब तक एशियन गेम्स कर चुका था, और 50 की दशक जब आई तो भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुकाम पे अपना काम हासिल करना था कि भारत को एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि हमारे साथ रिश्ते तब तक पाकिस्तान से बहुत ही बुरी थी। कश्मीर भारत के साथ जुड़ तो गया था, लेकिन कुछ कबायली किस्म के, जिसके लश्कर भी कहा जाता है, पाकिस्तान से थे। वो
चाहते थे कि कश्मीर उनके पास जाए। कश्मीर इंडिपेंडेंट रॉयल टेरिटरी था जहाँ पे हरि सिंह जी रूल करते थे। तो उस जगह को पाने के लिए पाकिस्तान भी तरफ से भी बहुत मशक्कत किया गया था, लेकिन आखिर में भारत और सरदार पटेल जी की सपने पूरे करते हुए JNK भारत के साथ जुड़ा। तो इस तरीके की चीज़ों को नापते हुए इतने टाइम पे चीन के साथ भी पंचशील जैसे ट्रीटी साइन किया हुआ था। नेपाल भूटान के साथ भी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया हुआ था। लेकिन फिर भी दो तरफ से पाकिस्तान है, एक तो ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। तो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाते हुए भारत तब तक 1955 को हमारे वैज्ञानिक होमियो भाभा जहांगीर की अगुवाई में भारत ने अपना एटॉमिक एनर्जी प्लांट का निर्माण किया, जो ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तैयार होके हुआ था। और बाद में एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 1 अगस्त को 4 अगस्त को इसका नींव रखा गया। और इसके बाद ही उसी दौरान 1955 के करीब भारत की DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका भी नींव रखा गया। और ये सभी काम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में हुआ था। और उसी दौरान इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का भी गठन हुआ, जो जिम्मेदारी से अपनी काम निभा रहा था। और साथ उस वक्त होमियो भाभा जहांगीर भाभा के साथ जुड़े हुए थे साराभाई जी, सतीश धावन जी और कलाम जी। उसी दौरान 50 की दशक में एक तैयारी था साइंस एजुकेशन को इस तरह से कैसे बढ़ाया जाए जैसे भारत विकसित रूप में उभरते हुए और भी कलाम और भी साराभाई और भी सतीश धावन और भी होमियो जहांगीर भाभा उनको मिल पाए और भी वैज्ञानिक वो अपना पाए, उनको उनसे देश का काम हो सके। इस तरह की एक फौज, वैज्ञानिकों की एक फौज खड़ी करने की बहुत ज़रूरत थी। और उसके लिए IIT खड़गपुर का गठन किया गया, जो आगे बढ़ते हुए 1960 से के करीब आते हुए IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर तक फैल गया। और आगे भी IIT और IITian बनने की सफर जारी था। भारत सरकार की तब जो काम चल रहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, उसी का नतीजा था कि भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए नाइनटीन 21 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के पास ट्रॉम्बे में पहली बार
साउंडिंग रॉकेट का लॉन्चिंग किया और टेस्ट किया, और साथ में ही नींव रखा गया भारत का स्पेस रिसर्च की, जो आज हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, इसका नींव उसी दिन रखा गया था। और उसमें भी एक मजेदार चीज था कि उसमें हमने पहली बार जब चांद पर जाने की, या जो कोशिश हम किया, पहली बार जब हम साउंडिंग रॉकेट बनाकर उसकी आगाज कर रहे थे, उस मुकाम पर हमारे पास कोई लैब नहीं था। तो उसी के बगल में ट्रॉम्बे की एक जो गांव है, वो जियो स्टेशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स की हिसाब से उस जगह से जो स्पेस का जर्नी है और जो डिस्टेंस है वहाँ पे जहाँ भेजने के लिए, रॉकेट भेजने के लिए उसकी जो तकनीकी चीज़ें है, क्राइटेरियाज है, उस पर वो जगह बहुत अच्छा रहता है। तो उसी जगह से उसका किया गया था। वहाँ पे एक चर्च था, तो एक चर्च में इस साउंडिंग रॉकेट का काम हुआ। उसकी एक तरफ लैब बनाकर उसमें काम किया, और जो काम करने वाले थे उनमें अब्दुल कलाम जैसे लोग थे। तो एक तरफ चर्च था और एक तरफ अब्दुल कलाम जी थे। तो ये ट्रॉम्बेक में इस जगह पे जो एक्सपेरिमेंट, साउंड एंड रॉकेट का एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का एक अद्भुत नमूना हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गुरुद्वारा, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का भी रोल है, पार्ट है, योगदान है, और साथ में कलाम जैसे महाव्यक्तित्व का भी योगदान है। उसके बाद ये 1962 में तैयार हुआ था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके बाद ये 1969 में उसको अपग्रेड कर दिया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो नाम दिया गया। भारत की स्वाधीनता दिवस के साथ इसका बहुत संबंध है। 15 अगस्त इसरो का एक बार फिर से निर्माण किया गया। तो इसी वजह से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और अगस्त महीने के साथ स्पेस साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध भारत में है, क्योंकि 12 अगस्त डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने हम इस पूरी दारोमदार जो विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा था, स्पेस साइंस पर काम हो रहा था, जो इसरो का निर्माण हो रहा था, इसमें इसके पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई की ही योगदान था। और उन्हीं की जन्म थी, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी जानते हैं, और इनकी जन्म तिथि 12 अगस्त को है। और साथ में ही 15 अगस्त हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस डे भी है। तो अगस्त के साथ बहुत ही रिलेशनशिप है। और आगे हम जब सफल हो जाएंगे 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के साथ चांद पर इंडिया का छाप छोड़ेंगे, नेशनल एम्बलेम का छाप छोड़ेंगे, इसरो का छाप छोड़ेंगे चांद की मिट्टी पर, तो अगस्त महीने का 23 अगस्त एक और महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगी इस मुकाम को
छूते हुए।